एक शहर में प्रतिज्ञा अपने पति मोहन के साथ रहती थी। प्रतिज्ञा की सास कल्पना बहुत तेज और चालाक थी। प्रतिज्ञा एक गरीब घर की लड़की थी, इसीलिए कल्पना उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। कल्पना का छोटा बेटा रवि, जिसकी अभी शादी होनी थी, कल्पना उसकी शादी किसी अमीर घर से करना चाहती थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल सके। कल्पना के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कल्पना के दोनों बेटे कपड़े का व्यापार करते थे। वे काफी अमीर थे, लेकिन कल्पना काफी लालची थी। वे प्रतिज्ञा को हमेशा ताने देती रहती थी। प्रतिज्ञा कुछ दिन के लिए अपने मायके गई। जब वह वापस आई तो उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए साड़ी भेजी है। साड़ी देखकर कल्पना ने कहा, इतनी घटिया साड़ी? ऐसी साड़ी तो हमारी नौकरानी भी नहीं पहनती। यह कहकर वह साड़ी फेंक देती है। प्रतिज्ञा चुपचाप साड़ी उठाकर अंदर चली जाती है। प्रतिज्ञा दिन रात काम में लगी रहती। कल्पना उससे नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। कल्पना ने एक दिन प्रतिज्ञा से कहा, सुन, मेरे छोटे बेटे रवि के लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। अब मैं अपने रवि की शादी धूमधाम से करूंगी। प्रतिज्ञा यह सुनकर बहुत खुश हुई। तभी कल्पना ने कहा, इस शादी में घर में बहुत से मेहमान आएंगे। तू अपने घर वालों को मत बुलाना। वे गरीब हमारे मेहमानों के सामने अच्छे नहीं लगेंगे। यह सुनकर प्रतिज्ञा रोने लगी। कुछ दिन बाद रवि की शादी हो गई। रवि की पत्नी सुधा अपने साथ बहुत सारा दहेज, रुपया, पैसा, गहना लेकर आई, जिससे कल्पना बहुत खुश थी। वह अपनी नई बहू का बहुत ध्यान रखती थी। प्रतिज्ञा को जिस घर में रूखा सूखा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, वहीं सुधा के लिए नए नए पकवान बनाए जाते। उसके लिए नए नए कपड़े मंगाए जाते थे। प्रतिज्ञा एक दिन घर की सफाई कर रही थी। तब सुधा ने कहा, तुमने मेरे गले का हार देखा है? वह मिल नहीं रहा। तुम रोज मेरे कमरे की सफाई करने जाती हो। तुमने ही चुराया होगा। उसकी आवाज सुनकर कल्पना, मोहन और रवि भी आ गए। कल्पना ने सुधा की बात सुनकर कहा, जरूर इसी ने चुराया होगा। यह अपने पीहर में दे आई होगी। इसने कभी इतना कीमती हार देखा नहीं है, इसीलिए चुरा लिया होगा। तब मोहन ने कहा, माँ, मेरी पत्नी चोर नहीं हो सकती। सुधा झूठ बोल रही है। प्रतिज्ञा ये सब सुनकर रोने लगी। उसने कहा, माँ जी, मुझ पर शक मत कीजिए। मैंने इस घर का कोई भी सामान कभी अपने पीहर नहीं भेजा। आप घर में तलाश कीजिए, हार यहीं मिल जाएगा। लेकिन कल्पना नहीं मानी। साथ ही सुधा और रवि भी उसका साथ देने लगे। तब मोहन ने कहा, जिस घर में इज्जत नहीं, वहां रहने का कोई फायदा नहीं। वह प्रतिज्ञा को लेकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद कल्पना ने सुधा से कहा, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे तेल से मालिश कर दे, जिससे सर दर्द में आराम मिले। सुधा ने कहा, सुनो सासू जी, मेरे पापा ने इतना पैसा इसीलिए नहीं दिया कि मैं नौकरानी की तरह काम करूं। यह काम अपनी बड़ी बहू से करवाना। कल्पना चुप रह गई। उसे प्रतिज्ञा की याद आने लगी। प्रतिज्ञा के जाने के बाद कल्पना सारे घर का काम करती। सुधा और रवि के लिए खाना बनाती। सुधा ने रवि से कहा, सुनो, तुम्हारी माँ को खाना तक बनाना नहीं आता। रवि ने भी कहा, हाँ माँ, तुमसे अच्छा खाना तो भाभी बनाती थी। यह सुनकर कल्पना रोने लगी। उसे प्रतिज्ञा से बोली सारी कड़वी बातें याद आने लगी। अगले दिन सुधा और रवि घर छोड़कर जाने लगे। तब कल्पना ने कहा, बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, या मुझे भी साथ ले चल। मैं किसके सहारे रहूंगी? तब सुधा ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, तुम यहीं रहो। यह कहकर वे दोनों चले गए। उनके जाने के बाद कल्पना दिन रात रोती रही। इधर प्रतिज्ञा और मोहन एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगे।
मोहन की ईमानदारी के कारण उसके साथ के व्यापारियों ने उसे उधार कपड़ा देकर नया व्यापार शुरू करा दिया। एक दिन मोहन बाजार से घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे उसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहने भीख मांग रही थी। यह देखकर मोहन कल्पना के पास गया। कल्पना ने रोकर सारी बात बता दी। मोहन कल्पना को अपने घर ले आया। कल्पना ने प्रतिज्ञा से कहा, बहू, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, अब तू घर चल। जिस हार की चोरी का इल्जाम तुझ पर लगा था वह तो सुधा ने खुद ही छुपा रखा था, मुझे माफ कर दे। उसके बाद वह लोग पुराने घर में आ गए। कल्पना काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। प्रतिज्ञा दिन रात कल्पना की सेवा करने लगी। रमन चौधरी अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। पुलिस में अफसर होने के कारण उनका बहुत रौब था। उनका एक बेटा था सौरभ, जिसे उन्होंने खूब पढ़ाया। सौरभ ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। एक दिन सावित्री ने कहा, सुनो जी, सौरभ अब नौकरी भी करने लगा है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन इस छोटे से फ्लैट में ये सब कैसे हो पाएगा? रमन चौधरी ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, शहर के बाहर मैंने 100 गज जमीन खरीद रखी है। 2 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे जो पैसा मिलेगा उससे हम वहां एक कोठी बना लेंगे और वहीं से सौरभ की शादी करेंगे। यह सुनकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपने इकलौते बेटे की शादी और एक सुंदर सी बहू की कल्पना करने लगी। रमन चौधरी ने रिटायर होते ही कोठी बना ली और शान से अपने बेटे का विवाह किया। नई बहू कविता के घर में आने से घर में रौनक आ गई। रमन चौधरी ने कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर और एक चौकीदार रख लिया। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद कविता का स्वभाव बदलने लगा। वे घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम सावित्री को ही करना पड़ता था। वह अपने कमरे में बैठी रहती थी। एक दिन सावित्री ने सौरभ से कहा, बेटा, मुझसे अब काम नहीं होता है, कविता से कह वे मेरे काम में मदद कर दिया करे। सौरभ ने कहा, माँ, आप सारा दिन खाली ही तो रहती हो और घर में नौकर भी तो है, फिर कविता को काम करने की क्या जरूरत है? उसका जवाब सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर वह यह सोचकर चुप रह गई कि कहीं सौरभ के पापा ने यह सब सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। धीरे धीरे सौरभ और कविता का व्यवहार बदलता जा रहा था। सौरभ ने अपने माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन रमन चौधरी अपने कमरे से बाहर निकले ही थे कि कविता ने चिल्लाते हुए कहा, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता? अभी अभी नौकर ने पोछा लगाया था और आपने अपने पैरों के निशान बना दिए। कुछ देर अपने कमरे में नहीं बैठ सकते? रमन चौधरी को बहुत गुस्सा आया। पुलिस के इतने बड़े अफसर थे, पूरे शहर में रौब था उनका, और घर में इतनी बेइज्जती। उन्होंने सावित्री की तरफ देखा। सावित्री ने नम आंखों से चुप रहने को कहा ताकि घर की शांति बनी रहे। रमन चौधरी गुस्से में बाहर चले गए। एक दिन रमन चौधरी और सावित्री घर के बाहर लॉन में बैठे थे, तभी नौकर चाय बनाकर रख गया। सावित्री ने देखा कि ट्रे में 3 कप थे। उसने नौकर से पूछा तो उसने कहा, माँ जी, छोटे साहब भी आपके साथ चाय पिएंगे। सावित्री ने आश्चर्य से रमन जी की ओर देखा और दोनों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका बेटा तो उनसे कभी बात भी नहीं करता था। कुछ देर बाद सौरभ आया और उनके पास बैठकर बातें करने लगा। सौरभ ने कहा, पापा, आप लोग हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आप 3-4 दिन हरिद्वार घूम आइए। रमन चौधरी ने कहा, साफ साफ बात बता, क्या है? तू क्यों हमें हरिद्वार भेज रहा है? तब सौरभ ने कहा, पापा, मेरे ससुराल वाले इसी शहर में लड़का देखने आ रहे हैं। वे 10-12 लोग हैं। हमें आपका कमरा चाहिए, सिर्फ 2 दिन की बात है। तब तक आप
हरिद्वार घूम आइए। रमन चौधरी ने कहा, अपने ससुराल वालों को होटल में ठहरने के लिए बोल दे, हम कहीं नहीं जा रहे। सावित्री ने देखा कविता ने यह बात सुन ली और वह गुस्से में कुछ बोलने वाली थी। इससे पहले सावित्री ने बात संभालते हुए कहा, बेटा ठीक ही तो कह रहा है, इसी बहाने हम भी गंगा नहा आएंगे। रमन चौधरी ने कहा, ठीक है, तेरी माँ की इच्छा है, इसलिए हम चले जाते हैं। अगले दिन रमन और सावित्री हरिद्वार चले गए और गंगा स्नान करके 1 सप्ताह बाद वापस आ गए। कुछ दिन बाद रमन चौधरी और सावित्री सुबह सोकर उठे तो देखा सौरभ और कविता अपना सामान बांध रहे थे। सावित्री ने पूछा तो सौरभ ने कहा, माँ, हम आपके पास ही आ रहे थे। मेरे ससुराल वालों ने शादी पक्की कर दी है और 15 दिन बाद वे लोग यहीं आकर शादी करेंगे। हम दोनों शादी की तैयारी के लिए ससुराल जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि शादी में कितने लोग आते हैं और वे सब यहीं रहेंगे। हम उनके साथ अगले सप्ताह आ जाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने पुराना फ्लैट साफ करवा दिया है, आप वहां रहने चले जाना। शादी के बाद हम आपको वापस बुला लेंगे। रमन चौधरी ने गुस्से में कहा, अपने ससुराल वालों को बोलो कहीं और इंतजाम करें। तब कविता ने कहा, हमारे रहते वे कहीं और जाएं, यह अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन आप भी तो कहीं जा सकते हैं। बिना उनका जवाब सुने सौरभ और कविता सामान लेकर बाहर चले गए। सावित्री वहीं बैठकर रोने लगी। 1 सप्ताह बाद सौरभ और कविता वापस आए तो चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोका और एक चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा दी। सौरभ ने चिट्ठी देखी तो ये उसके पापा की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बेटा, यह घर और वह फ्लैट सब मेरी कमाई से बना है, इसीलिए मैं अपना घर किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा सामान मैंने पुराने फ्लैट में रखवा दिया है। यदि तुम्हारा मन हो तो उसमें रहो, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लो। चिट्ठी पढ़कर सौरभ और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चौकीदार से पूछा तो उसने बताया वे घर पर ताला लगाकर 15 दिन के लिए हरिद्वार गए हैं। सौरभ और कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगे। अपने माता पिता को घर से निकालने के चक्कर में वे खुद ही बेघर हो गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।